हेलो एवरीवन, कोडिंग में आपका स्वागत है। इंग्लिश में एक फ्रेज़ है स्नो कैप ओवर वोल्केनो। इस समय मिडिल ईस्ट की सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी हुई है। रिसेंटली ईरान ने एक वीडियो पब्लिश किया जिसमें इन्होंने अपनी मिसाइल सिटी दिखाया है और इसके अलावा पर्शियन गल्फ में ईरान ने एक नेवल एक्सरसाइज भी कैरी आउट किया। बेसिकली ये सब करके ईरान एक मैसेज देना चाहता है कि वो किसी भी पावर से, चाहे वो यूएस हो या इजराइल हो, वो डरता नहीं है। और जो लोग भी ईरान के खिलाफ हैं या फिर जायनिस्ट रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान उनके अगेंस्ट हमेशा खड़ा रहेगा। ईरान ने तो बेसिकली डायरेक्ट धमकी दे रखी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो समुद्र को भी लाल कर देंगे। यूएस ने भी एक मूव किया है। उन्होंने डिएगो गार्सिया में, जो कि चैगोस आर्किपेलागो का है, इंडियन पैसिफिक रीजन में पड़ता है, यहाँ पर यूएस का एक बेस है। चैगोस आर्किपेलागो में यूएस की एक बेस है जिसको कहते हैं डिएगो गार्सिया। यहाँ पर यूएस ने B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा यूएस के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और भी हथियार जो कि बड़े पैमाने पे बर्बादी कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय कर लिया। माना जा रहा है कि इन सभी हथियारों को डिप्लॉय किया गया है यमन के हूथी रिबेल्स और ईरान के लिए। बेसिकली B2 स्टेल्थ बॉम्बर करके ये माना जा रहा है क्योंकि ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं। मीन्स कि ये दुश्मन देशों के रेडार को चकमा दे करके चुपचाप जा करके बॉम्ब गिरा करके आ सकता है। प्रोबेबल ये है कि ये बॉम्बर इसलिए यहाँ पे रखा गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पे ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, इनको टारगेट किया जा सके। क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA की, इसमें ये बताया गया कि एट प्रेजेंट ईरान के पास 60% शुद्धता का यूरेनियम है और एक हफ्ते में ये 90% शुद्धता का यूरेनियम इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि कैटेगोरिकली इतना ही चाहिए होता है एक एटम बम को बनाने के लिए। जो पिछले एक साल से, इनफैक्ट इसराइल ने तो 2018 में ही कह दिया था कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं और इज़राइल ने बहुत पहले से ही ये कोशिश कर रखी है कि किसी भी कीमत पे ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट ना बन पाए। तो ये माना जा रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को हासिल करने के काफ़ी करीब पहुँच चुका है। और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर इक्विप्ड हो जाने के पीछे जो उनकी पावर मिलेगी, वो ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि इनकी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जैसे कि गाज़ा में हमास है, लेबनान में हिज़्बुल्लाह है, सऊदी अरेबिया में भी इन लोगों ने कुर्दिश लड़ाकों को सपोर्ट किया है। इसके अलावा जो यमन में हूती रिबेल्स हैं, उनको भी ईरान के हाथों से सपोर्ट करता है। जो मिडिल ईस्ट में फ्रीडम मिलती है इज़राइल को, क्योंकि इज़राइल के ऊपर यूएस का हाथ है और ये भी माना जाता है कि इज़राइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर हो सकता है यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स इज़राइल के अंदर पार्क्ड हों। जो एरिया ऑफ फ्रीडम मिलती है और जो मिलिट्री ऑपरेशंस करने के लिए इज़राइल को फ्रीडम मिलती है, वो इससे पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अभी यूएस और इज़राइल के फ़ेवर में है, वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि अगर ईरान के पास एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड आ जाता है, वो उन्हें एक अलग ही पावर देती है। अगर हम हिस्ट्री देखें, 1961 में एक पॉइंट ज़रूर आया था जब ऐसा लगा था कि एक प्रोबेबल न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय जब यूएस और सोवियत संघ दोनों आमने-सामने खड़े हो गए थे। लेकिन उस टाइम पे भी यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने बैक चैनल डिप्लोमेसी करके पूरी सिचुएशन को रिज़ॉल्व कर दिया था। 99 में जब कारगिल वॉर चल रही थी, उस टाइम पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन वो एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट थी। इंडिया ने मैच्योरिटी दिखाई और कोई एडिशनल फ्रंट इंडिया ने नहीं खोला इस पूरे वॉर के दौरान। वो भी जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो इतनी अगली नहीं हुई थी जितना एट प्रेज़ेंट सिचुएशन बनी हुई है। ये अगर मिडिल ईस्ट में ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, सो इससे जो सिचुएशन बनेगी ये पूरी तरीके से ईरान के फ़ेवर में हो जाएगी मिडिल ईस्ट के अंदर। अब यूएस और ईरान के जो रिलेशंस हैं, अगर इनको देखें तो ये रिलेशंस हमेशा से इतने ख़राब नहीं थे। जब 1980 में 1980 में जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे, उसी टाइम पर ईरान में अयातुल्लाह अली ख़मैनी, इनका शासन शुरू हो गया था और जो ईरान के शाह थे इनको देश से बाहर भगा दिया गया था। वहाँ से ये सारी सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हुई थी। 1984 में एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई जब यूएस एम्बेसी पे ईरान में हमला हुआ और यूएस एम्बेसडर्स को ब्लाइंड फोल्ड करके ईरान में बंधक बना करके रखा गया, वो भी 500 दिन के आसपास। वहाँ से पूरी सिचुएशन ख़राब हुई और उसके बाद ईरान और यूएस के बीच में किसी भी तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे नहीं। ये जो प्रेज़ेंट में सिचुएशन बनी है, ये काफ़ी ज़्यादा एक, मैं कहूँगा कि डेंजरस मूव है। और अगर ईरान इस जिद पे अड़ा रहता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और वो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना जारी रखते हैं, तो इज़राइल और यूएस के पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो डायरेक्ट अटैक करें इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर। तब जो मिसाइल्स हैं मिडल ईस्ट के आसमान में, ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगी क्योंकि
ईरान बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो यूएस के सामने सबमिट करेगा या फिर किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को अपने लिए या फिर अपने एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस के लिए किसी भी तरीके से नेगेटिव वे में एक्सेप्ट करेगा। ईरान की जो मिलिट्री एडवांसमेंट है इसके पीछे चाइना और रशिया दोनों का हाथ है। रशिया ने इनको साइबर सिक्योरिटी और इनको जो साइबर वॉरफेयर है इसमें काफ़ी हेल्प की है, और जो इनकी मिसाइल सिस्टम है उसके लिए चाइना और रशिया दोनों ने ही इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या फिर उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके के इनके लॉन्चिंग पैड्स होने चाहिए, इसको लेकर के काफ़ी एनरिच टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र किए हैं। सो देखना होगा कि रशिया और चाइना का क्या इसमें मूड होगा, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ऑयल प्राइसेस पे पड़ेगा। दुनिया भर में ऑयल जो है उसकी शॉर्टेज हो सकती है और प्राइसेस स्काई हाई हो सकते हैं, और जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। तो ये देखना होगा कि जो ये प्रॉब्लम है अगर ये रिज़ॉल्व नहीं होती है तो इसका इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि ये कह रहे थे कि वो किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, क्या वो इसके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी किसी भी सिचुएशन में ये नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आएँ। क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, तो इज़राइल की जो एक्ज़िस्टेंस है और जो इज़राइल का अपना प्लान है या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं, इसको सबसे बड़ा धक्का लगेगा। क्योंकि फिर इज़राइल ना तो वेस्ट में मूव कर पाएगा, ना ही ईस्ट में मूव कर पाएगा, और जो देश इज़राइल का है, वो उतना ही रह जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका, क्योंकि इस रीजन में जो सुएज कैनाल जो कि ऑफ कोर्स मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है, या फिर जो भी ट्रेड होता है यहाँ से, सुएज कैनाल से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। तो ये जो ट्रेडिंग रूट है इस पर भी ईरान का जो दबदबा है वो बना रहेगा और बढ़ेगा ही। सो ये देखना होगा कि क्या सिचुएशंस बनती हैं। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कोड इन। थैंक यू।